बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुनैद से मोहब्बत करती थी पर वो गरीब था, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी ऊंचे ख़ानदान में करने लगे तो मैंने भागकर जुनैद से शादी कर ली। हम एक साथ गुर्बत में बहुत खुश थे। जब हमारा एक बेटा हुआ और फिर एक दिन घर खबर आई जुनैद का इंतकाल हो गया है। मैं बच्चे को लेकर वापस गई तो घर वालों ने हमें कबूल ना किया। यूं ही 2 साल गुजर गए और मैं बेटे को लेकर घरों पर मुलाजमत करने लगी। आज बंगले पर दावत थी क्योंकि बड़े मालिक 2 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान आए थे। जब मैंने मालिक को देखा तो जिस्म लरज़ने लगा क्योंकि वो जुनैद उसको अपने सामने देखकर तो मेरे कदम ज़मीन में जैसे जम से गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा उछाने लगा। मैं सोच रही थी कि ये कैसे मुमकिन था कि जुनैद तो मर चुका था, तो फिर वो शख्स भी मुझे जुनैद जैसा ही क्यों लग रहा था। मैंने अपनी बेतरतीब होती सांसों पर काबू पाने की कोशिश की और खामोशी से नज़रें झुकाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई, मगर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और दिमाग भी उलझ सा गया। जब बड़े मालिक अंदर दाखिल हुए तो पूरे बंगले में हलचल सी मच गई। सभी मुलाजिम सफाई में लगे हुए थे, लेकिन मुझे उस वक्त काम का होश में कहाँ था। मैं तो बस खुद को छुपाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। फिर एक लम्हे के लिए हिम्मत करके उस तरफ झांका तो मेरी नज़रें उस शख्स से जा मिली जिससे मैं खुद को छुपाती फिर रही थी। उसने भी मुझे देखा था तो उसकी आंखों में भी एक उलझन भरी थी। मैं एक कशमकश में थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर मुझे किसी और ही तरफ ले जा रहा था, मगर मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी कि नहीं, मैंने तो खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी, मगर वो शख्स भी तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे जुनैद था जिसको मैंने खो दिया था। वो भी मुझे देखकर चंद लम्हे के लिए रुक सा गया, मगर फिर आगे बढ़ गया था। मैं अचानक होश में आई तो बावर्ची खाने से एक मुलाजमा की आवाज़ आ रही थी जो मुझे बुला रही थी। तो मैं हड़बड़ा कर काम में लग गई, मगर मेरा जहन मुसलसल उसी शख्स के बारे में सोच रहा था। अगर वो जुनैद था तो उन 2 सालों में वो कहाँ था? उसने कभी पलट कर मेरी खबर ना ली। और अगर वो जुनैद नहीं था तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि दुनिया में एक ही शक्ल और एक कद काट के 2 इंसान थे। इसी कशमकश में दावत शुरू हो गई। सब मेहमान खाने में मसरूफ़ हो गए। मैं खामोशी से बंगले के कोने में खड़ी अपने जहन में आती हज़ारों सोचों को झुठला रही थी। एक मौका मिला तो मैंने एक बार फिर उस शख्स को नज़र बचाकर देखा तो वाकई जुनैद जैसा ही था, मगर उसका अंदाज़ लिबास और गुफ्तगू सब कुछ तो मेरे जुनैद से मुख्तलिफ था। जब दावत ख़त्म हो गई तो खाने के बाद मैं मेज़ साफ़ कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर को दुरुस्त किया और डरते डरते आहिस्ता से सर उठाया और वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर उसके अंदाज में एक अजनबियत थी। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं इसको जानती थी। उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर वो जुनैद होता तो वो कभी भी मुझसे ऐसा सवाल ना करता, क्योंकि वो तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। तब मुझे यकीन हो गया कि वो सब मेरा वहम ही था। वो मेरे जुनैद तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हारा नाम नजमा है? जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। ये कैसा मजाक था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थीं या किस्मत मेरे साथ एक और खेल खेल रही थी? मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से असबात में सर हिलाया और तब मैंने भी उससे पूछ लिया कि उसका नाम जुनैद था। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और मुझे कहने लगा कि मेरा नाम जुनैद नहीं बल्कि जमाल है। उसके लहजे में इतनी अजनबियत थी कि मैं डरी गई। उसने भी शायद मेरी बेबसी महसूस कर ली और मुझसे पूछने लगा कि तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि कहीं तुम मुझे जानती हो या कोई काम तो नहीं जो मुझे देख रही हो टिकटिकी बांध के। मैंने खुद पर काबू पा लिया और सर नफ़ी में सा हिला दिया और उससे माफ़ी मांगकर मैं वहाँ से भाग आई। उस रात मैं सो ना सकी। दिल में हज़ारों सवालात जन्म ले रहे थे। अगर वो जुनैद नहीं था तो मुझे बेचैन क्यों कर गया, और अगर वो जुनैद था तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने मालिकों के दूसरे मुलाजिम से जमाल के बारे में पूछा, क्योंकि मुझे अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई अमेरिका में रहता था और 2 साल बाद पाकिस्तान आया था, और उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी जुनैद नाम का नहीं था। मैंने खुद को एक बार फिर से तसल्ली दी कि महज ये एक इत्तफाक ही था, मगर फिर भी दिल नहीं मानता था। मुझे सच जानना था कि आखिर उस शख्स को देखकर मुझे अपना जुनैद क्यों याद आया था।
कुछ ही दिन गुजरे थे जब उस आदमी ने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने उस दिन मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जुनैद तो नहीं? मैंने उसको सच बताने का फैसला कर लिया क्योंकि करार तो मेरे दिल को भी नहीं आ रहा था। और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना डाली। जब मैं खामोश हो गई तो वो काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर सी गई कि कहीं वो मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया कि कहाँ वो इतना अमीर कबीर आदमी था और कहाँ मैं एक मामूली मुलाजमा उसको अपना महबूब समझकर धोखा खा गई। मगर उसकी कहानी सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम नजमा है और मैं लाहौर डिफेंस के इलाके में रहती थी। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते और ऊंचे ख़ानदान से था। मेरे बाबा का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था जिसकी वजह से घर में दौलत की रेल पेल थी। मेरे मामा भी एक सोशल वर्कर थी और एक NGO चला रही थी। हम 3 बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें जुड़वा थी। बाबा चाहते थे कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की देवी करनी ऐसी थी कि जब से मामा ने जुड़वा बहनों को पैदा किया था वो दोबारा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख था। बाबा के पास रुपए पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मामा का इलाज करवा सके ताकि उनको एक बेटा मिल सकता, मगर उनके बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बाबा मामा को हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लेकर गए, मगर हर तरफ उनको इनकार ही सुनने को मिला। उन्होंने अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लड़के को अडॉप्ट भी करना चाहा, मगर मामा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी बच्चे को अपनी औलाद समझकर नहीं पाल सकेंगी। मामा ने कहा कि यह बहुत हिम्मत और हौसले वाला काम था कि किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार देना वो वैसी हिम्मत नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो हम 3 बहनों से बेतहाशा प्यार करती थी और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दिन वो इस अडॉप्टेड लड़के के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर बैठे। इस बात पर मामा और बाबा की काफ़ी बहस हुई, मगर जीत मामा की हुई थी क्योंकि वो भी अपनी बात में बिल्कुल ठीक थी और बाबा को मजबूरन अपने बेटे की ख्वाहिश को दिल में दबाना पड़ गया। बाबा ने बेशक अपने बेटे वाली ख्वाहिश छोड़ दी, लेकिन वो तब से ये इरादा कर चुके थे कि वो मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर देंगे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे काफ़ी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार और तवज्जो दी थी। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना और पूरा किया था। बाबा ने हमेशा मुझे ही दोनों बहनों पर ज़्यादा फोकियत दी थी, क्योंकि मैं ही तो थी जिसने कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ मज़ीद फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस होता था कि बाबा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मुझे भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसी वजह से बाबा ने मुझे शुरू से ही अपने साथ बिजनेस मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया था। वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे, जैसे कि बिजनेस के मामलात कैसे तय किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा मुआहदा किया जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया और जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिजनेस के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकूँ। मामा तब पहली बार बाबा से कहने लगी कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था, क्योंकि वो मेरी हर जिद और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मामा का ख्याल था कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी करके मुझे अपने घर कर देंगी, मगर बाबा तो मेरे बारे में कुछ और ही सोच कर बैठे थे। वो मुझे मुल्क के सबसे नामूर बिजनेस वोमैन बनाना चाहते थे। मैं भी उनका ख्वाब, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल से मेहनत कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि बाबा अपनी ख्वाहिश में उस हद तक संजीदा थे कि उनको मेरी अपनी ज़िंदगी की खुशी भी कोई परवाह नहीं थी। और इस बात का अंदाज़ा होते होते मुझे बहुत देर लग गई। काश मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले ही हो गया होता, ताकि बाबा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से ही गर्ज थी और अपने बिजनेस के सामने उनको अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशी भी नज़र नहीं आई थी। मामा ने बाबा को बहुत बार कहा कि वो मुझे अपने साथ बिजनेस में इस हद तक ना घसीटें कि मैं भी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं, मगर बाबा ने मामा को साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने बाबा को एक बेटा अडॉप्ट नहीं करने दिया तो फिर एक बेटी तो वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी मुसलत कर ही सकते थे। और मामा बाबा की इसी बात पर खामोश हो गई और उनको ज़िंदगी में पहली बार अपनी महरूमी का एहसास हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने बाबा को इनके हाल पर छोड़ दिया। बाबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो मुझे लंदन भेज रहे थे और लंदन से वापस आने के बाद उनका सारा बिजनेस मैंने संभालने वाली थी। मगर इस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि लंदन जाने के बाद ना सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की ज़िंदगी बहुत बदलने वाली थी। जब बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया तो मैं लंदन की रंगीनियों में एकदम से खो गई थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ बिजनेस में ही गुम होकर रह गई हूँ और बाकी ज़िंदगी जीना जैसे भूल चुकी हूँ।
मगर मुझे बहुत जल्द याद आ गया कि बाबा ने मुझे लंदन सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए तो भेजा था और इसके बाद वापस जाकर मुझे सारा बिजनेस संभालना था। मैंने लंदन में जितना भी वक्त गुजारा मैं सिर्फ यही चाहती थी कि उस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। और तभी मेरी मुलाकात जुनैद से हुई थी। वो भी बिजनेस के सिलसिले में ही लंदन आया था और लंदन से वापस जाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। जुनैद, मैं और मुझ में सिर्फ इस बात का फ़र्क था कि वो अभी अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने बाबा के बिजनेस को मज़ीद आगे बढ़ाना और फैलाना चाहती थी। मेरी और जुनैद की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और मुझे इस बात को करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा भी वो एक सुलझा हुआ और ज़हीन लड़का था। मुझे शुरू से अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई कि जुनैद का इंतखाब मेरे लिए बहुत मुनासिब था। रफ्ता रफ्ता हम दोनों मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। तब जुनैद ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वो एक मुतवस्सित घराने से का एक आम सा लड़का था, जबकि मुझे तो वो आम बिल्कुल भी नहीं लगा था। मेरे लिए तो वो बहुत ख़ास बन गया था और मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा। जुनैद अपनी माँ का अकलौता सहारा था और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ और करना चाहता था, इसलिए वो लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने आया था, मगर मेरा दिल चुरा ले गया। मैंने लंदन में जो दिन और जो शामें गुजारी थी वो मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन शामें थी। मैं जुनैद की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुकी थी कि इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं इरादा कर चुकी थी कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो मामा बाबा से जुनैद के बारे में बात करूंगी ताकि वो इसकी और मेरी ज़िंदगी एक कर सकें। मुझे पूरा यकीन था कि बाबा को जुनैद बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो बेहद टैलेंटेड लड़का था और मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन सकता था। और यह सब देखते हुए बाबा को हमारे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं बाबा के बारे में गलत थी। और इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब मैंने बाबा से जुनैद के बारे में बात की थी। मैंने बाबा को जुनैद के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में और उसकी बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि बाबा जुनैद के बारे में उसकी बिजनेस करने की ख्वाहिश को सुनकर बहुत खुश होंगे और मेरी पसंद की तारीफ़ करेंगे, मगर बाबा तो जुनैद के बारे में सुनकर एकदम से भड़क उठे और मुझे कहने लगे कि क्या मुझे पूरी दुनिया में एक वही गरीब लड़का मिला था मोहब्बत करने के लिए। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया था कि बाबा जुनैद के बारे में ऐसा कुछ कह सकते थे, मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ा फ़र्क तो ये था कि जुनैद का बैकग्राउंड उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं हुआ था। इनको वो एक छोटे और नीच घराने का एक आम सा लड़का लगा था, इसलिए तो उन्होंने जुनैद से मिलने तक भी इनकार कर दिया। मैंने बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की कि जुनैद एक अच्छा और ज़हीन लड़का था और इन सब से बढ़कर वो मुझे टूट कर चाहता था और मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर बाबा ने भी मेरा मुंह ये कहकर बंद कर दिया कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुझ पर सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं की थी कि एक दिन मैं उनके सामने किसी आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दूंगी और उनकी बिजनेस की ख्वाहिश को कहीं पे छोड़ दूंगी। मैंने बाबा की हर तरह से यकीन दिलाया कि मैं उनके बिजनेस को ज़रूर संभाल लूँगी, बल्कि मेरे साथ साथ जुनैद भी उनके बिजनेस को फैलाने में मदद करेगा और हम कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। मगर मेरी ये बात सुनते ही बाबा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी कि वो एक नीच इंसान उनका बिजनेस अपने हाथों में लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि बाबा इतनी सी बात के लिए मुझ पर हाथ भी उठा देंगे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और जब मैंने उनके सामने अपनी पसंद का इजहार किया तो उनको फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ली। उस वक्त मामा ने भी बाबा को समझाना चाहा कि वो मेरी बात मान लेते, क्योंकि मामा जानती थी कि अगर बाबा जिद कर सकते थे तो मैं भी उनकी ही बेटी थी और सबसे लाडली तो मेरा गुस्सा और जिद भी उन्हीं पर गई थी। मगर बाबा अपनी बात पर कायम रहे थे कि अगर मुझे जुनैद के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी तो मुझे उनका लाइफस्टाइल छोड़ना ही होगा। ये बात सुनकर तो मैं शाक डरा गई थी। उनकी इस बात का मतलब तो साफ था कि मुझे सीधा साधा अपनी ज़िंदगी और घर से निकालने की बात कर रहे थे, क्योंकि जुनैद को तो मैं किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकती थी। जुनैद ही तो था जिसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा था। वही तो था जिसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी में सफ़ेद सफ़ों के अलावा और भी बहुत से रंग होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें भर सकते हैं। अगर वो ज़िंदगी में ना आता तो मेरी ज़िंदगी तो बिज़नेस की ब्लैक एंड वाइट फाइल्स में उलझ कर रह जाती। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल लम्हा था। मैं अपने मामा बाबा को छोड़ नहीं सकती थी जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था, मगर दूसरी तरफ जुनैद भी तो था जिसने मुझे ज़िंदगी को गुजारना नहीं बल्कि जीना सिखाया था।
असल में मैंने उस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला ले लिया था। वो था जुनैद के साथ रंगों भरी ज़िंदगी को जीना। बाबा ने मुझे बहुत धमकाया था कि जुनैद मुझे ज़िंदगी की वो सारी आसाइशें नहीं दे सकता जो बाबा मुझे देते आए थे, मगर मुझे इन आसाइशों की कोई परवाह नहीं थी जिनमें ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं था। बाबा के घर में बेशक मुझे हर आसाइश और हर सहूलत मिली थी, मगर जो मुझे जुनैद के साथ लंदन में रहकर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आया था वो इन आसाइशों से कहीं बेहतर थी। मामा ने भी मुझे रोकने की और बाबा ने को मनाने की, मगर बाबा को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की परवाह थी कि लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे कि उनकी बेटी ने किस तरह एक गरीब घर के लड़के को इतनी बड़ी और अमीर फैमिली का दामाद बना दिया। बाबा ने मुझे मेरी बहनों के हवाले से भी डराने की कोशिश की कि अगर मैं ही बगावत पर उतर जाऊंगी तो मेरी छोटी बहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो भी कल को किसी ऐरे गैरे को लाकर घर में बिठा देंगी। मगर मैं जानती थी कि इन दोनों में मेरी जितनी हिम्मत और ताकत नहीं थी, वो तो बाबा की मर्जी के बगैर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती थी। वो तो सिर्फ मैं ही थी जिसके शौक़ और जिसकी पसंद सबसे ज़्यादा निराली थी। जुनैद ने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं उसके लिए अपने माँ बाबा को छोड़ूं और उनकी पसंद के मुताबिक जहाँ वो कहते हैं वहाँ पर शादी कर लूँ, मगर मैं जुनैद के बगैर ज़िंदगी नहीं रह सकती थी। मैं तो इससे बेहद मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने जुनैद के लिए अपने मामा बाबा का वो घर छोड़ दिया जिसमें मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बाबा की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए गुजार दी थी। बाबा का वो बड़ा सा घर छोड़ते हुए मुझे दुख ज़रूर हुआ था, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी थी कि एक ना एक दिन जब जुनैद कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा तो बाबा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मेरे साथ साथ जुनैद को भी अपना लेंगे और मैं दोबारा से अपने इस घर में जुनैद के साथ वापस आ जाऊंगी। मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला था। मैंने जुनैद के साथ निकाह कर लिया और इसके छोटे से सादे से घर में आ गई जहाँ पर इसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी और जुनैद ही इनका वह सहारा था। जुनैद की अम्मी एक बहुत जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी और खलूस से कबूल किया। उन्होंने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया था कि मैंने अपने मामा बाबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया था, बल्कि वो तो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती थी और मुझे इस घर में मुकम्मल आराम देने की कोशिश भी करती थी। जुनैद के अब्बू एक आर्मी ऑफिसर थे और वो कुछ अर्सा पहले ही फोत हो गए थे, इसलिए अब वही अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और खुद से कुछ करने की कोशिश में लगा रहता। मुझे लगा था कि बाबा का घर छोड़ने के बाद मैं और जुनैद मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस कायम कर लेंगे, मगर ये भूल गई थी कि उस वक्त मेरे बाबा मुल्क के एक जाने माने बिजनेसमैन थे और वो अपनी ज़िद के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू के चंद दिन तो मेरे और जुनैद के बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में मगन हो गए थे। हमें लगता था जैसे हम दोनों मिलकर सारी दुनिया को फतह कर लेंगे। मैं जानती थी कि जुनैद एक बहुत ज़हीन लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था और मुझे लगता था कि थोड़े से इंतज़ार के बाद मैं वो सारी आसाइशों को दोबारा से हासिल कर सकती थी जो कि मुझे अपने बाबा के घर से मिली हुई थी। इसलिए मैंने हर कदम पर जुनैद का साथ दिया। जुनैद को एक बिजनेस शुरू करने के लिए किसी के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी और लंदन जाने से पहले वो बहुत से बिजनेसमैन के साथ इस बारे में बात करके गया था। बहुत से लोग उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार भी थे। जब जुनैद ने बिज़नेस के लिए घर से कदम निकाला तो हर एक ने उसको इनकार कर दिया। हमें समझ नहीं आई थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिज़नेस करना चाहते थे, फिर सब ने एकदम से इनकार क्यों कर दिया और फिर मुझे इस बात की समझ आ गई कि यह सब कुछ मेरे बाबा का किया हुआ है। उन्होंने हर एक बिजनेसमैन को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी जुनैद के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे ये दिखाना चाहते थे कि जुनैद एक गरीब लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता था। वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि जुनैद वो सारी सहूलतें ना दे सकता जिनकी मैं आदी थी, और जब जुनैद मेरी ज़रूरियात पूरी ना कर सकता तो मैं खुद ही जुनैद को छोड़कर उनके पास चली जाती और उनके सामने इस बात का इकरार कर लेती कि उनकी बात ना मानकर मैंने जो फ़ैसला किया था वो मेरी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला था और मुझे अपनी गलती का एहसास था जो मैं उनके पास वापस चली गई। मुझे बाबा की हर चाल बहुत आसानी से समझ आ गई थी, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे ही कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती जिससे मैं और जुनैद मिलकर घर का गुजारा कर सकते, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी ना मिली।
मैं जिस भी जगह पर जाती हर कोई मुझे इनकार कर देता। मैं हैरान थी कि मुझे तो सभी जानते थे, मेरे बाबा से भला कौन वाकिफ़ नहीं था। इसके बावजूद भी कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी मोटी कंपनियों में भी नौकरी की तलाश करना शुरू की और जुनैद को भी यही मशवरा दिया कि फ़िलहाल वो बिज़नेस करने का इरादा बदल दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले, जैसे हम अपने घर का गुजारा तो कर सकें। मगर लाख कोशिश के बावजूद हमें कोई काम मिला ही नहीं था। मुझे तो रह रहकर बाबा पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से निकाल ही दिया था तो मेरी ज़िंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे थे। हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म ही कर चुके थे तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे थे। मगर मैं जुनैद के साथ फिर भी खुश थी, क्योंकि उसने कभी भी मुझे इस किस्म का कोई ताना नहीं दिया था कि मेरे बाबा की वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। मैं तो एक आलीशान ज़िंदगी गुजार कर आई थी, मगर जुनैद के साथ मैंने जिस ज़िंदगी की शुरुआत की थी मेरे लिए वो भी पहले की ज़िंदगी से बेहतर थी, क्योंकि जुनैद मुझे टूट कर चाहता था और इससे जितना हो सकता था वो मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरतों को पूरा किया करता था। जब हमें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला तब जुनैद ने थक हार कर मेहनत काम करना शुरू कर दिए थे। वो कभी किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता, कभी किसी जगह पर चौकीदारी का काम करने लग जाता। इसको जहाँ पर भी जो काम मिलता वो 2 वक्त की रोटी के लिए हर काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं इसके साथ थी और मुझे भी इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। बेशक हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इतना कमा लेते थे कि 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकते थे। तभी मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी शामिल हो गई जब शादी के 1 साल के बाद हम दोनों के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। इस नन्हे से अली शेर को पाकर मैं और जुनैद बहुत ज़्यादा खुश थे। हम बेशक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हम दोनों हर हाल में खुश थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे और मुझे ये यकीन था कि एक ना एक दिन हम दोनों को बाबा को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर मैं उनकी सगी बेटी थी, वो कब तक मुझ पर इतना जुल्म ढा सकते थे। एक ना एक दिन तो वो मुझे बेबस देखकर मान ही जाते और मुझे और जुनैद को कबूल कर ही लेते। जब अली शेर कुछ बड़ा हुआ तब मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आ गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर करने के ख्वाब देख रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे मुताबिक चलना भूल चुकी थी और अब मुझे एक नई आजमाइश में डालने वाली थी। उस रोज़ मैं किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी जब मुझे खबर मिली कि जुनैद का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया था कि जुनैद को शदीद ज़ख्मी हालत में एक हस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। ये खबर सुनकर तो मेरे कोई होश ही नहीं रहा। मैंने नन्हे अली शेर को उठाया और जुनैद की अम्मी को हौसला देते हुए अस्पताल चल पड़ी। मेरा कदम कदम भारी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी मेरी हथेली से कोई खींच कर ले जा रहा था। जब मैं अस्पताल पहुंची तब भी एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मुझे बता दिया गया कि जुनैद मुझे एक छोटे बच्चे के साथ तन्हा छोड़कर चला गया। वो अब ज़िंदा नहीं रहा क्योंकि इसकी चोटें बहुत शदीद थीं और उसका बचना मुमकिन नहीं था। ये खबर सुनते ही उसकी अम्मी को भी हार्ट अटैक हुआ। जब मुझसे ही जुनैद की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका था तो वो तो फिर भी उसकी माँ थी जिनका वो इकलौता बेटा था और उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई था। वो भला इतनी बड़ी बुरी खबर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए जुनैद के साथ वो भी इस लम्हे दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। मैंने तो जुनैद को देखा भी नहीं था और उसकी अम्मी को दुनिया में छोड़कर जाता देखकर मेरा दिल चाहा था कि मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँ, मगर मुझे नन्हे अली शेर के लिए ज़िंदा रहना था। एक वही तो था जो मेरे पास जुनैद की निशानी के तौर पर रह गया था। मैंने बहुत हिम्मत की और जुनैद के इसी दोस्त के साथ घर वापस आ गई जिसने हमें जुनैद के एक्सीडेंट की खबर दी थी। मगर खाली घर को देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी और 4 दिन बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आई तो जुनैद और उसकी अम्मी की आखिरी रसूमत अदा कर दी गई थी। मैं खूब चीख कर रोई क्योंकि मैं इन दोनों को आखिरी बार देख भी नहीं सकी थी। मेरी सारी दुनिया एक झटके में जैसे अंधेरा हो गई और जो अपने बाबा का घर छोड़ते वक्त बहुत मजबूत थी एकदम से टूट कर बिखर गई। तब मेरे पर इसके सिवा और कोई चारा न था कि मैं बाबा के घर वापस चली जाती, क्योंकि मैं अकेली अली शेर को नहीं संभाल सकती थी। मुझे कोई संभालने वाला होता तो मैं अली शेर को संभाल पाती, मगर बाबा के घर पहुंचकर उन्होंने मेरे सामने एक नई आजमाइश रख दी कि अगर मैं जुनैद के बच्चे को छोड़ दूंगी तब वो मुझे अपना लेंगे। मैं भला उनकी बात कैसे मान सकती थी। जुनैद तो मेरी ज़िंदगी था और अली शेर
میں میری جان بچتی تھی، اپنی زندگی سے تو میں ہاتھ دھو بیٹھی تھی، تو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں کیسے گنوا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر رحم کر لیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے گھر کے دروازے سے نا امید لوٹا دیا اور میں اپنی ننھی جان کو اپنے ساتھ لیے واپس اس دہلیز پر آ گئی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر ان کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں اس گھر میں خالی کھڑی سوچتی رہی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جنید ہی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت مشقت نہیں کر سکتی تھی، کر تو میں بھی بہت کچھ سکتی تھی، مگر پھر علی شیر کو کون دیکھتا، اس کو کون سنبھالتا۔ میں اس کو کسی کے پاس چھوڑتی، کسی کے حوالے کر کے محنت کرتی۔ میرے پاس کوئی ایسا راستہ ہی نہیں تھا جس سے میں علی شیر کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے اس وقت لگا تھا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگ گئی تھی، کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ لیتی، مجھے جنید کے ایک دوست نے ایک بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی کام مل جاتا جس سے میرا اور علی شیر کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے علی شیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی، کیونکہ مجھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ بھی ہو تھا وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں پر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی، وہ تو بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے اس کالونی کے کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا تھا۔ میرا دل ٹاٹ گیا، میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میں ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے انہی بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑ رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ سب بھی قبول کر لیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ فائدہ بھی ہوا تھا کہ اسی کالونی میں ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور علی شیر کو لے کر وہاں پر ایک کمرے میں، چھوٹے کمرے میں سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے بے فکر ہو کر علی شیر اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔ مجھے انہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے ایک کے بعد 2 سال گزر گئے اور میں علی شیر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ میں جنید کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، مگر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا ماضی ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس روز ایک بنگلے پر دعوت تھی، کیونکہ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے اس کالونی میں 2 سال گزر گئے تھے، اس لیے آس پاس کے سب ملازموں سے میری الیک سلیک ہو گئی تھی، اور میں علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بنگلے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا کہ میرے سامنے جنید کھڑا تھا، مگر دوسرے لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ جنید کو مرے 2 سال گزر گئے تھے، پھر وہ بھلا کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ مگر میرا دل میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تو ہو جنید جیسا ہی تھا، بس اس کے ٹھاٹ باٹ کچھ الگ تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی سی اس شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہی، اور شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تب بھی وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میرا نام نجمہ تھا۔ اس کا تو لہجہ بھی بالکل جنید جیسا تھا، مگر وہ میرا جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ جنید ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نہ کہ میرا نام کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ تو مجھے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ تو مجھے کہنے لگا کہ وہ جنید نہیں بلکہ جمال تھا۔ تب میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ میرا جنید ہی تھا ہی نہیں۔ مگر میں اس رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اور کچھ دن بعد اسی آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا جس کو میں جنید سمجھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا کہ جنید کی موت کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، تو پھر بھلا یہ جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر تب بھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگی کہ میں نے جنید کی موت کی خبر صرف اور صرف سنی تھی، اس کو مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ اور تب اس جمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آنے والا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو مجھے اپنے نام جمال بتا رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کے
साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद उसको अपने माजी का कुछ हिस्सा याद नहीं रहा, मगर जब उसको होश आया तो उसने खुद को एक बड़े अमीर आदमी के घर में देखा था। वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसने उसे बताया था कि उसका नाम जमाल था और वो उसको अपने साथ अमेरिका के ले गया था क्योंकि उस आदमी की कोई औलाद नहीं थी। तो उसने जमाल को ही अपना बेटा बना लिया और जमाल उसका अमेरिका में बिजनेस संभाल रहा था और जिस कॉलोनी में वो आया था वो कॉलोनी भी उस बूढ़े आदमी की ही बनाई हुई थी। जब मैंने जमाल की कहानी सुनी तो मैं खुशी से निहाल हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि दुनिया में मुआवजे भी होते हैं। मेरा जुनैद मुझे वापस मिल गया था। मुझे लगा जैसे मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई थी। मैंने जमाल को अपनी उसकी वो पुरानी तस्वीरें दिखाई जिनमें हम दोनों एक साथ थे और फिर अली शेर के बारे में भी उसे सब बता दिया। मेरी सब बातें सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो मेरे सामने रोने लगा कि उसे कुछ भी याद तो नहीं था, मगर मेरे पास मौजूद तस्वीर अली शेर को देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अली शेर को गले लगाते मैंने महसूस किया कि जुनैद के चेहरे पर वो अजनबियत चंद लम्हे के लिए गायब ज़रूर हुई थी जो मैंने पहली नज़र में महसूस की थी। जुनैद भी मुझसे कई बार कहता था कि उसको अली शेर से ऐसी महक आती है जैसे वो उसके वजूद का एक हिस्सा हो। और मैं उसकी ये बात सुनकर दिल से मुस्कुरा उठती हूँ क्योंकि वो ठीक ही तो कहता है। आज मुझे और जुनैद की एक साथ 2 साल गुजर गए हैं। वो मान गया कि वही मेरा जुनैद है क्योंकि वो भी इस बात का इकरार करता है कि मेरे और अली शेर के करीब आने पर उसका दिल भी वैसे ही बेकरार होता है जैसा कि मेरा होता हुआ था। मगर मुझे इस एक बात का अफसोस है कि मैं उसके माजी की वो यादें उसको वापस नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसको सब कुछ याद आ गया तो हो सकता है कि वो अपनी माँ की मौत का ज़िम्मेदार मेरे बाबा को ठहरा दे क्योंकि इनकी वजह से ही तो हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं अपनी और अली शेर की ज़िंदगी भी ख़त्म करने चल पड़ी थी। मैं तो उस इंसान को दुआएं देती नहीं थकती जितने जुनैद को अपना बेटा समझकर उसका ख्याल रखा और अपना सारा बिजनेस इसके हवाले कर दिया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर हालात से मजबूर होकर अब मैं अपनी और अली शेर की ज़िंदगी ख़त्म कर लेती तो क्या होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बाबा को भूल जाऊँ क्योंकि उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक मोड़ से वापस मोड़ कर लाई हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।